हेलो, गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। साई फाई ऑर्बिट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम छठा पार्ट कर रहे थे बायोलॉजी का, जीव प्रक्रम वाला। उसमें अपन ने पाचन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था और श्वसन को स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक रहने वाला है वह मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, कैसे इसकी संरचना होती है और वो कैसे कार्य करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की बात। हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से। इसमें सीधा सा सवाल पूछा जाता है। एक तो इसका जो डायग्राम है या उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, या फिर अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाए कि इसका सचित्र वर्णन कीजिए, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अपन सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक और पेंसिल उठा के फटाफट तैयार हो जाइए और साथ साथ में इसका डायग्राम बनाते जाते हैं अपन। तो इसका डायग्राम अपन कुछ एक स्टेप्स में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मनुष्य का जो आउटलुक है, जो बाहर का, वो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आंख वाला गड्ढा हो गया और ये नाक होगी। ये अपन यहाँ पे मुंह बना रहे हैं, छोटी बनाते हुए अपन लेके आते गले से। सेम इसको पीछे से भी अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब अपना जो श्वसन तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपना शुरू होता है यहाँ से, नाक से। और नाक से हमें पता है एक ट्यूब निकली होती है, एक पाइप निकली होती है। ठीक है। और इसको अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। एक और जो हमारे मुंह से निकली होती है, इसको भी अपन साथ में कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना नाक का और मुंह के अंदर जो नली होती है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका अपन नाम साथ साथ में लिखते जाते हैं। ये है अपना नासा द्वार। जो भी अपन सांस में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं या वायु अंदर लेते हैं वो यहीं से अंदर जाती है। हमारी अंतिम जो भी स्ट्रक्चर आएगी उसको अपन आगे देखेंगे। तो वायु का प्रवेश या ऑक्सीजन का प्रवेश कहाँ से होता है? नाक से होता है। मुंह से भी अपन ले सकते हैं। ठीक है। तो आगे जाके दोनों का यहाँ पे ये जो मुंह से और ये जो नाक से आ रही है, ये आगे जाके एक ही रास्ते पे यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कॉमन पाथ होता है इसको अपन बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है। जो मुंह से और नाक से निकल के आ रही है ये दोनों आगे जाके इसमें ग्रसनी में मिल जाती है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है अपना, इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जो हम यहाँ पे ये थोड़ा सा फील करते हैं ना अपने गले के आसपास, जो भरी हुई संरचना होती है इसको बोलते हैं अपन कंठ, या इसको स्वर यंत्र बोला जाता है। अब कंठ के बाद में एक ट्यूब नुमा संरचना होती है, एक नलिका नुमा संरचना होती है और इसका नाम होता है श्वास नली। क्या नाम है इसका? श्वास नली। ठीक है। ये नलिका नुमा संरचना होती है और कंठ को आगे का जो पार्ट आएगा अपना उसको जोड़ने का काम करती है। आगे जाके ये दो भागों में बंट जाती है। ठीक है। वो भी बाद में देखेंगे। अभी इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस श्वास नली के ऊपर कुछ एक संरचनाएं पाई जाती है। अब ये संरचनाएं ऐसे एक तो सी आकार की होती है। ठीक है। रिंग नुमा होती है
तो इसको वलय बोलते हैं। और ये जो वलय होते हैं ये अपनी उपास्थियों के बने होते हैं, इसलिए इसका नाम उपास्थि वलय रखा गया है। उपास्थियां होती है ना अपनी, ये एक तो होती है अस्थि हड्डी जिसको बोलते हैं, और एक होता है उपास्थि। अस्थियां कठोर होती है और उपास्थि जो होती है वो थोड़ी लचीली होती है। जैसे ये अपने अस्थि ये लचीली है, ये नाक की अस्थि है ये लचीली है। तो ये भी उपास्थि भी बने होते हैं। रिंग नुमा संरचना होती है सी आकार की। ठीक है, इनका काम क्या होता है वो अपन इसकी कार्य प्रणाली के अंदर देखेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे कि श्वास नली जो है वो आगे जाके दो भागों में बंट जाती है, दो नलिकाओं में बंट जाती है। और ये दोनों नलिकाएं हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर खुलती है। तो जो श्वास नली दो भागों में बंटी, इनमें प्रत्येक का नाम है श्वसनी। ठीक है, श्वसनी दो भाग, दो इनकी संख्या होती है श्वसनी। और हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर खुलती है, दोनों फुफ्फुस के अंदर खुलती है। तो अपन अगर फेफड़ों की संरचना बनाए कुछ इस तरीके से होगी, हमारी फुफ्फुस जो है वो इस प्रकार होंगे। ठीक है, आप अच्छे से बना लेना। अब ये जो श्वसनी है वो फिर इन फेफड़ों के अंदर खूब सारी और नलिकाओं में बंट जाती है। ठीक है, खूब सारी नलिकाओं में बंट जाती है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये पूरे फुफ्फुस के अंदर खुली होती है। ठीक है, ये जितनी भी अपने नलिका नुमा संरचना में रही है इनका नाम होता है श्वसनिका। इनकी संख्या खूब होती है, इनको श्वसनिकाएं कहते हैं। अपन ने एक संरचना के लिए इसका नाम दिया है श्वसनिका। ठीक है, इधर भी ऐसे ही होती है, लेकिन अपने बुक में क्या है कि अंदर का स्ट्रक्चर एक तरफ दिखा रखा है और दूसरी तरफ यहाँ पर इनके ऊपर जो पसलियां होती है इनको दिखा रखा है। ठीक है, यानी ये अपने फुफ्फुस के ऊपर ये पसलियां पाई जाती है, पसलियों के अंदर हमारा फुफ्फुस पाया जाता है। तो अपन एक तरफ से देखते हैं सेम वैसा का वैसा दूसरी तरफ ही होता है। अब आगे और क्या होता है इसमें, ये जो श्वसनिकाएं हैं इनके अंतिम सिरे पर गुबारेनुमा संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा है कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी होती है। तो ये पूरे फेफड़े के अंदर होती है और श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पे होती है। इनका नाम होता है कुपिका। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको एल्वोलाई भी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। ये अपना मुख हुआ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो श्वसन तंत्र होता है उसकी संरचना कंप्लीट है। आप अब एक एक अपन इसके बारे में देखेंगे कि किस अंग का क्या कार्य होता है, कैसे अपना जो श्वसन की प्रोसेस होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं कार्य प्रणाली के ऊपर कि किस प्रकार कार्य होता है। तो हमें पता है कि श्वसन के माध्यम से हम जो ऑक्सीजन है या वायु है वो नासा द्वार से, नाक के अंदर ये जो दो द्वार होते हैं इनको नासा द्वार या नोस्ट्रिल कहा जाता है, इसी से वायु अंदर प्रवेश करती है, यहाँ से वायु अंदर जाती है। अपन मुख से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, लेते हैं कई बार अपन, जुकाम वगैरह होती है जब नाक हमारी बंद हो जाती है तो मुख से सांस ले सकते हैं अपन, लेकिन बेहतर ये रहता है कि अपन नाक से सांस लें। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि नाक के अंदर एक तो महीन बाल पाए जाते हैं, बहुत ही पतले बाल होते हैं, और दूसरा एक और चीज़ पाई जाती है इसको अपन श्लेष्मा कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वायु के साथ जो भी धूल के कण होते हैं, जो परागकण होते हैं, अशुद्धियाँ होती है या फिर राख के कण होते हैं, धुएं के अंदर जो कार्बन के कण होते हैं, उनको हमारे फेफड़ों के अंदर जाने से
रोक देती है, वहीं पे रोक देती है, और ये जो म्यूकस होता है या श्लेष्मा होता है उसको वहाँ पर चिपका लेती है। ठीक है, फिर आगे एक स्ट्रक्चर होती है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी कुछ नहीं होता, बस इस नासा द्वार या नासा गुहा का और मुख गुहा का एक संगम होता है, दोनों आगे जाके यहीं पे मिलती है। ठीक है, और क्यों मिलती है? क्योंकि यहीं से अपनी एक और नलिका निकलती है। अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जो भी अपन खाना खाते हैं वो भोजन नली से, या जो ग्रसिका होती है उससे हमारे आमाशय या पेट के अंदर जाती है। तो जो ग्रसनी होती है ये इन दोनों नलिकाओं को अलग करने का काम करती है। और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन एडम्स एप्पल या एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो क्या करता है कि जब अपन खाना खाते हैं तो हमारी इस श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि जो भोजन के कण होते हैं वो इसके अंदर ना चले जाएं। फिर आता है अपना कंठ या स्वर यंत्र, इसको बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं कि इसके अंदर, कंठ के अंदर, हमारे कंठ के अंदर कुछ ऐसे वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं या स्वर तंतु बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से संरचना होती है। जो भी अपन बाहर निकालते हैं वायु को, तो ये वायु यहाँ पे टकराती है इन वोकल कॉर्ड के या स्वर तंतुओं से, और ये कंपन करते हैं जिससे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे आता है फिर श्वास नली। श्वास नली में क्या होता है कि एक नलिकानुमा संरचना होती है, कोमल होती है। हमें पता ही है हमारे शरीर के अंदर जितने भी नलिकाएं पाई जाती है वो कोमल होती है। तो इसके ऊपर ये उपास्थि के बल क्यों पाई जाती है? इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब भी वायु अपन बाहर निकालते हैं तो ये श्वास नली पिचके ना। ठीक है, तो इनको ऐसे बाहर की तरफ से ऐसे जकड़े रखते हैं, जैसे कि ये अपनी जैसे मान लेते हैं श्वास नली। ठीक है, इसके ऊपर पाए जाते हैं ये उपास्थि के बने होते हैं, सी आकार के होते हैं, और इनको छल्ले या वलय कहा जाता है। ये बाहर की तरफ से श्वास नली को पकड़े हुए होते हैं, ताकि जब भी वायु बाहर निकले तो ये श्वास नली पिचक ना जाए। उसके बाद में श्वास नली आगे जाके फिर दो नलिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको श्वसनी कहा जाता है। और ये श्वसनियां फिर से खूब सारी नलिकाओं में आगे जाके बंट जाती है। इनको क्या कहते हैं? अपन श्वसनिका कहते हैं। इनकी संख्या भी खूब होती है, और इनके अंतिम सिरों पर पाई जाती है कुपिकाएं। ठीक है, ये गुब्बारेनुमा संरचना होती है, और इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लगभग अगर अपन बात करें कि एक फुफ्फुस के अंदर या एक फेफड़े के अंदर इनकी संख्या लगभग 300 मिलियन होती है। इतनी संख्या होती है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, जो ओरिजिनल कुपिकाएं होती है, गुब्बारेनुमा संरचना, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? अब जो मुख्य काम होता है वो इसी का होता है, इस कुपिका का होता है। कैसे होता है? अगर देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही कुपिका को अपन खोल के देखिए, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। खूब बड़ी होती है, ये खूब बड़ा बना दे, वैसे बहुत छोटी होती है। ठीक है, लेकिन अपन इसको थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। ये क्या है? कुपिका है, खूब सारी संख्या होती है, इसकी गुब्बारेनुमा संरचना होती है। अब क्या होता है कि इसके आसपास होती है केशिकाएं, जो रक्त केशिकाएं होती है। अपन ने मान लेते हैं एक केशिका का चित्र बनाया है, खूब सारी होती है केशिकाएं, और ये कुपिकाएं भी खूब सारी होती है। लेकिन अभी यहाँ पर अपन एक ही केशिका बना के देखते हैं, तो क्या होता है कि ये केशिकाएं क्या लेके आती है? इसमें रक्त बहता है, और ये मान लेते हैं हृदय से आ रही है, मान लेते हैं हृदय से ही आती है, और हृदय में जो ब्लड आता है उसमें खूब सारी मात्रा में होती है CO2। ठीक है, और CO2 रक्त में घुली हुई होती है। ठीक है, जो ब्लड के अंदर पानी होता है, जो जल होता है हमारे खून के अंदर, उसमें CO2
घुली हुई होती है। और जब ये यहाँ पे कुपिका के पास आती है और कुपिका के अंदर हमने जो वायु के माध्यम से जो ऑक्सीजन मिली अंदर फेफड़ों के अंदर, वो ऑक्सीजन होती है यहाँ कुपिका के अंदर। ठीक है, तो ये अब विसरण विधि के द्वारा दोनों गैसों का क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है। ठीक है, विसरण पता आपको कि गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। अब यहाँ पर केशिकाओं में CO2 की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर CO2 की मात्रा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत कम है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर CO2 आ जाएगी हमारे कुपिका के अंदर, और जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी फिर यहाँ पे केशिका के अंदर। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होती है, ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है, जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर जो पानी होता है उसमें नहीं घुलती। यहाँ पर एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड के अंदर एक चीज पाई जाती है, ये एक वर्णक होता है, इसको श्वसन वर्णक भी बोला जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ बंधुता अच्छी होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही ब्लड में आगे की तरफ सप्लाई होती है। और जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो ये वापस हृदय की तरफ चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है और रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से अपन जो रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ विषम विधि के द्वारा कुपिका के अंदर क्या आ जाती है, CO2 आ जाती है, और CO2 फिर श्वसनिका से होते हुए श्वसने में जाती है, और श्वसने से फिर श्वास नली से होते हुए फिर नासा द्वार से इसको बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किस प्रकार परिवहन होता है, ये पूरा का पूरा श्वसन की जो मैकेनिज्म होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, वो अपन ने पढ़ ली है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चित्र इम्पोर्टेंट है, डायग्राम आप अच्छे से तैयार कर लेना और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो भी आप समझ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।